वेलकम टू माय क्लास। आई एम नीतू कर्मकार और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस क्या होता है? कोडोमिनेंस आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस जो मेंडल का फर्स्ट लॉ है उसी का एक एक्सेप्शन है। मतलब मेंडल ने जो बताया था लॉ ऑफ डोमिनेंस में कोडोमिनेंस ये बताता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस जो मेंडल ने दिया था वो परफेक्ट नहीं है, वो रॉन्ग है। तो लॉ जब मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया तो उसका दो एक्सेप्शन था, एक तो कोडोमिनेंस, एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस तो हम देख चुके हैं, कॉमिनेंट और कोडोमिनेंस हम देखते हैं कि वो कैसे गलत है और वो होता क्या है। तो सबसे पहले जिस चीज़ का एक्सेप्शन हम जानने वाले हैं कि उस चीज़ में खामी क्या है, तो पहले उसको जानना जरूरी है कि वो लॉ आखिर है क्या चीज़ जिसका हम खामी कर रहे हैं कि वो गलत है, लॉ मेंडल्स का लॉ। तो कोडोमिनेंस जो है एक्सेप्शन है किसका? मेंडल्स के फर्स्ट लॉ यानी कि डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में मेंडल ने क्या बताया? मेंडल ने जब एक टॉल पी प्लांट को एक स्मॉल पी प्लांट से क्रॉस करवाया यानी पॉलिनेशन करवाया, ये है टॉल पी का ट्री, ठीक है। टॉल प्लांट दिखता है, ट्री तो खैर वो है नहीं, तो इसीलिए टॉल प्लांट एक ड्वार्फ प्लांट, ड्वार्फ मतलब छोटा, ड्वार्फ प्लांट टी का। तो ये डबल टी क्यों लिखा गया? क्योंकि एलील जो होता है वो जोड़े में होता है। तो क्रोमोसोम एक्चुअली होता कैसा है? क्रोमोसोम ऐसा होता है, जोड़े में होता है क्रोमोसोम ना। तो हम जानते हैं कि क्रोमोसोम कैसा होता है? जोड़े में होता है। और जीन कैसा होता है? जैसे कि जिस जगह पर जीन रहता है क्रोमोसोम के ऊपर पूरा डीएनए पूरा ऐसे होता है, डीएनए इस टाइप से क्रोमोसोम के ऊपर लगा हुआ रहता है। क्योंकि हम ये जनरली जानते हैं कि जीन क्या है? डीएनए का पार्ट है। तो क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए है, ये ऐसे पूरा फोल्डेड है। तो हम जीन क्या हम देखते हैं, जिस जगह पर जीन लगा हुआ होता है उस जगह को, उस लोकेशन को हम लोकस बोलते हैं। तो एक लोकस यहाँ है, सिमिलरली उसी पोजीशन पर दूसरे क्रोमोसोम पर भी एक लोकस है और ये दोनों मिला के आपस में ये जीन है, ठीक है। ये दोनों जीन है आपस में मिलाने के बाद, ये नहीं है कि ये एक जीन है ये एक अलग जीन है, ये दोनों मिलकर एक जीन है। तो यहाँ एक एलील है, मान लीजिए यहाँ एक एलील है। जीन क्या करता है? जीन यही तो बोलता है, जीन जनरली हम लोग ये जानते हैं कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक करेक्टर को जो है किसी अनुवांशिक गुण जिसको बोलते हैं, पेरेंटल गुण जिसको बोलते हैं, वो क्या करता है? ट्रांसफर करता है चिल्ड्रन में। तो ये क्या है? कैपिटल टी, ये टॉल को ये करने वाला है, ट्रांसफर करने वाला जीन है। यानी कि ये जीन जब जाएगा पेरेंट्स से चिल्ड्रन में तो वो क्या होगा? टॉल को ये करेगा, टॉल को सपोर्ट करेगा टॉल होने के लिए। लेकिन ये वाला एलील जो है, ये एलील क्या करेगा? ड्वार्फ के लिए है, ये ड्वार्फ के लिए है और ये टॉल के लिए है। ये दोनों एलील आपस में मिलकर जीन है, ये एक जीन है, ये क्या है? जीन है। तो एक जीन में दो एलील होता है और एलील जोड़े में प्रेजेंट होता है। ऐसा नहीं है कि जीन जो है वो एलील जो है वो ट्रांसफर होने के लिए अलग अलग होता है। गैमेट होने के लिए ये अलग होता है, वो हम देखेंगे जब यहाँ क्रॉस करेंगे कि क्या होता है। लेकिन जीन क्या होता है, एलील क्या होता है और ये डबल क्यों लिखा गया है वो हम समझ लेते हैं यहाँ। क्योंकि एलील यहाँ जोड़े में प्रेजेंट होता है, दो क्रोमोसोम, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम में। तो ये वन सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो जब ये क्रोमोसोम में एलील जोड़े में होता है इसीलिए इस टी को डबल लिखा जाता है दोनों को। अब हम देखते हैं आगे कैसा होता है। ये तो है टॉल को सपोर्ट करने वाला और ये है ड्वार्फ को सपोर्ट करने वाला। ये एक एलील है, ये एक एलील है, ये एक एलील है, ये एक एलील है, ठीक है। अब गैमेट का सेपरेशन होगा, जैसे कि ह्यूमन में कैसा होता है, एक ये मान लीजिए ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है। ह्यूमन का मेल और ह्यूमन का फीमेल। तो ह्यूमन अपने गैमेट्स में क्या प्रोड्यूस करता है? स्पर्म, एंड फीमेल क्या करती है? एग।
तो उसे हम गैमेट बोलेंगे। जो स्पर्म एंड ओवा है उसको हम गैमेट बोलेंगे। तो ये भी तो कुछ ऐसा गैमेट प्रोड्यूस करेगा, तो इसका गैमेट एलील का सेपरेशन ही गैमेट का फॉर्मेशन होता है प्लांट में। इस केस में कि ये एक एलील अलग हो गया, ये एक एलील ये आ गया, और ये दोनों अपना अपना अलग अलग गैमेट फॉर्मेशन किया, इसे ही गैमेट फॉर्मेशन करते हैं। ये है गैमेट फॉर्मेशन हो गया। ये क्या था, पेरेंट था, ये पेरेंट था, ये गैमेट है। ये गैमेट आपस में मिलेगा, भले ही स्पर्म एंड ओवा यानी कि एग बहुत सारा हो, लेकिन एक स्पर्म के साथ एक ही ओवा फ्यूज करेगा। उसी टाइप से एक मेल का, मान लीजिए ये मेल है एंड फीमेल है, तो क्या मेल का एक गैमेट यानी कि स्पर्म लाइक गैमेट, मान लीजिए अपने माइंड में ये सेट कीजिए कि मान लीजिए ये स्पर्म है, लेकिन ये है नहीं, प्लांट स्पर्म प्रोड्यूस नहीं करता, और ये जो है फीमेल, इसका एक गैमेट आपस में मिलेगा। तो यहाँ क्या हो गया, ये बच्चा तैयार हो गया, दो गैमेट मिला, जाइगोट बना, तो वो क्या होगा, अब चिल्ड्रन तैयार होगा। इसी तो ये क्या हुआ, F1 जनरेशन हुआ, पहला बच्चा हुआ। ऐसा नहीं है कि इसी जनरेशन में दूसरा बच्चा है तो वो अलग जनरेशन है। जनरेशन कैसे, जैसे कि दादाजी लोग एक जनरेशन के, पापा एक जनरेशन के, और हम लोग एक जनरेशन के, उसी टाइप से अगर हमारी बहनें फिर अलग जनरेशन की नहीं है, हमारे भाई जो है अलग जनरेशन के नहीं है, वो इसी जनरेशन के हैं। जैसे कि ये गैमेट अगर मिला तो ये दोनों गैमेट भी तो आपस में मिलकर सिमिलरली ऐसे ही बनाएंगे, यही बनाएंगे, तो ये अलग जनरेशन के नहीं होंगे, ये F1 जनरेशन के ही बच्चे और होंगे, नंबर होंगे अलग अलग कि इतना प्लांट तैयार हुआ। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये बताता है मेंडल के अनुसार कि जब कोई प्लांट डबल टी वाले एलील वाले होते हैं तो वो प्लांट टॉल होता है, और जब दोनों स्मॉल टी वाले होते हैं तो क्या होता है, ड्वार्फ होता है, ड्वार्फ होता है। लेकिन जब एक ये टी होता है कैपिटल टी और एक ही स्मॉल टी होता है, यानी एक टॉल को रिप्रेजेंट करने वाला एलील और एक क्या होता है, ड्वार्फ को रिप्रेजेंट करने वाला एलील एक साथ होता है, यानी इस सिचुएशन में तो प्लांट जो होता है फिर से टॉल हो जाता है। कैसे होता है, जब दोनों ही है इसमें, ड्वार्फ को रिप्रेजेंट करने वाला और टॉल को रिप्रेजेंट करने वाला, तो फिर ये टॉल क्यों हुआ, दोनों का तो एलील है। तो ये होता है जैसे एक रेस में भले ही दो प्लेयर खेल रहे हो लेकिन जीतता कोई एक है, उसी टाइप से यहाँ क्या होता है, पार्टिसिपेट दोनों किया है लेकिन ये क्या है, ये जीतने वाला एलील है। मतलब ये अपना कैरेक्टर को, उसके कैरेक्टर को मतलब कि स्मॉल जो ये है टी है, उसके कैरेक्टर को दबा के अपने आप को शो कर देता है, तो ये क्या हुआ, ज़्यादा शक्तिशाली हुआ। तो इसी पोजीशन को, इसी मेथड को क्या बोला जाता है कि ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है। ये क्या हुआ, ये डोमिनेंस है, ये इस पर डोमिनेंट है, और जो अपना कैरेक्टर नहीं दिखा पाया यानी कि रेस में जो हार गया उसे हम रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। तो ये हुआ डोमिनेंट और ये हो गया रिसेसिव, ये हो गया रिसेसिव कैरेक्टर। तो डोमिनेंट एंड रिसेसिव हम समझ गया, और मेंडल बोलना क्या चाह रहे हैं तो वो भी हम समझ गए कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, इसका इस पर डोमिनेंट हो जाना, यानी कि जब F1 जनरेशन में दो एलील होगा, एक कैपिटल टी यानी दो अलग अलग ये को सपोर्ट करने वाला, एक टॉल को एक ड्वार्फ को सपोर्ट करने वाला अलग अलग एलील होगा, तो उसमें से कोई एक क्या हो रहा है, अपने प्रभाव को दिखा रहा है और दूसरे को दबा रहा है, यही बता रहे हैं मेंटल इसमें। लेकिन इसमें कोडोमिनेंस जो बता रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये गलत है। तो कोडोमिनेंस में फिर ऐसा क्या होता है जो आखिर बताया गया है, तो किसी आधार पर तो उसे रॉन्ग बोला ही गया होगा, किस आधार पर रॉन्ग बोला गया। अब हम अच्छे से समझते हैं ब्लड ग्रुप को। ये देखा गया है, कोडोमिनेंस देखा जाता है ब्लड में, आरबीसी में। ब्लड, तो ब्लड को जो है ये करने, ब्लड का क्रोमोसोम नंबर 40 पर होता है जीन, ब्लड के एलील का। मान लीजिए ये क्रोमोसोम नंबर 14 है, क्रोमोसोम नंबर 14 ये है, और यहाँ इसका एक जीन प्रेजेंट है, ये जीन प्रेजेंट है जो कि क्या कर रहा है, ब्लड ग्रुप को ये कर रहा है, ब्लड ग्रुप को एलील प्रेजेंट कर रहा है। मतलब जैसे ग्रुपिंग होता है, मान लीजिए
यहाँ जैसे टॉल को रिप्रेजेंट करने वाला यहाँ कैपिटल टी था और डॉट को रिप्रेजेंट करने वाला स्मॉल टी था, इसी टाइप से ब्लड ग्रुप क्या क्या होता है, ए बी ओ, ए बी और क्या है, ए बी ओ एंड ए बी, बस इतना ही होता है ब्लड ग्रुप। तो मान लीजिए यहाँ जो है ये वाला एलील जो है और ये वाला एलील है, ये अगर ए को रिप्रेजेंट करने वाला होगा और ये बी को रिप्रेजेंट करने वाला होगा तो आरबीसी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। आरबीसी में प्रेजेंट एंटीजन ए होगा और पहले हम ए को देखते हैं, मान लीजिए कि इस ये भी जैसे ये भी तो हो सकता था कि ये जो है कैपिटल टी को रिप्रेजेंट करता, तो फिर क्या होता, तो फिर ऐसा होता, टी और टी हो जाता दोनों। इसका क्रोमोसोम कैसा होता होगा, ऐसा, इसका भी टी और इसका भी टी, दोनों क्रोमोसोम पर प्रेजेंट एलील डबल कैपिटल टी होता। तो इसी टाइप से मान लीजिए यहाँ ए है और यहाँ भी ए है, तो चलिए तो इसका एंटीजन आरबीसी में क्या होगा, ए होगा। इस टाइप से एंटीजन ब्लड आरबीसी में, ये क्या है, आरबीसी में लगा हुआ होगा ए। अब क्रोमोसोम में अगर देखते हैं कि ये, अब अगर क्रोमोसोम में एक एलील ए होगा और एक आई होगा, ठीक है, एक एलील ए और एक आई होगा, तीन टाइप का एलील होता है, देखा जाता है ब्लड ग्रुप में, पहला ए, दूसरा बी और तीसरा आई, ये होता है एलील इसका, ठीक है, ये एलील होता है ब्लड ग्रुप का। यही तीनों एलील जो प्रेजेंट होता है, ये दोनों एक ही एलील जो है दोनों में भी प्रेजेंट हो सकता है, दो अलग अलग एलील यानी ए बी या ए आई या बी ए या फिर बी और आई, दोनों ही किसी में, कोई भी किसी में प्रेजेंट हो सकता है और सेम भी दोनों में प्रेजेंट हो सकता है। तो मान यहाँ जैसे सेम प्रेजेंट है ए और ए, अब क्या है ए और आई, तो ब्लड ग्रुप में यानी आरबीसी में एंटीजन क्या प्रेजेंट होगा, ए, और आई का जो होता है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता ही नहीं है, वो जेनेटिकली वो रिसेसिव ही होता है, अपने आप को शो ही नहीं करता है, वो बस रेस का खड़ा हो जाता है लेकिन वो रेस में दौड़ता ही नहीं है, तो उस टाइप का ये है। तो जीतने का सवाल ही नहीं होता है, ये रेस में ना दौड़ने वाला ये है, एलील है, मतलब तो जीतेगा कौन, ऑब्वियसली ये ही जीतेगा ए। तो इसमें ए एंटीजन होता है, आई क्या होता है, लूजर टाइप का होता है, मतलब वो पार्टिसिपेट तो करता है लेकिन वो दौड़ता ही नहीं है, उस टाइप से। फिर हम देखते हैं कि अगर दोनों में आई प्रेजेंट होता तो, जैसे यहाँ एक में आई प्रेजेंट है और दोनों में आई प्रेजेंट होता, दोनों का दोनों अगर ऐसा पार्टिसिपेट करता, दो रेसर जो कि दौड़ ही नहीं रहा है, तो क्या कोई जीतता, नहीं जीतता। तब आरबीसी कैसा होता, तब आरबीसी होता कुछ नहीं होता, एंटीजन ही नहीं होता, कोई एंटीजन नहीं होता, तब क्या होता, कोई एंटीजन ही नहीं होता। चलिए यहाँ बना देते हैं, जब दो आई हो, दो आई वाले का जब तो क्या होता, कोई एंटीजन ही नहीं होता, तब वो ब्लड ग्रुप ओ होता, ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है। अब हम देखते हैं कोडोमिनेंस का मेन पॉइंट, कि मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, फिर से एक बार बता देते हैं कि ये क्रोमोसोम है और इसमें एक जीन है जिसमें से दो एलील है, ये और ये दो एलील में अगर एक एलील ए हो और दूसरा बी हो, आई तो है नहीं जो रेस में दौड़ेगा, नहीं दोनों दौड़ेगा। यहाँ क्या हो रहा था, डोमिनेंस में क्या हो रहा था, एक कैपिटल और एक स्मॉल दोनों आया नेक्स्ट जनरेशन में, लेकिन एक को जो है मान लीजिए कि दोनों टाई तो हो गया, दोनों रेस में बराबर टाइम पे पहुंचा, लेकिन ये बोला नहीं हम ही जीते हैं, हम 1 सेकेंड से आगे थे, तो मतलब ये बात के दम पे इससे जीत गया, यही हुआ। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ए है और बी है, दोनों मानिए सेम टाइम पर रेस में पहुंचा है, मतलब फिनिश लाइन पर पहुंचा है। फिनिश लाइन में रेस के बाद ये दोनों सेम टाइम पर पहुंचा है और दोनों में से कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि कौन हार मानेगा और कौन जीतेगा। इसमें तो ये हार मान गया, ये तो हार मान लिया, चलिए हम ही मान लेते हैं हार, तुम ही जीत जाओ, तो ये क्या हुआ, जीत गया और ये हार गया। इसी टाइप से यहाँ जो है, यहाँ भी दो एलील देखने के लिए मिला, तो इसके आरबीसी में ये कैसा आरबीसी बना, इसके आरबीसी में ये और ये दोनों बराबर है, ये इसमें से कोई हार मानने के लिए तैयार ही नहीं है,
इसीलिए दोनों का एंटीजन प्रेजेंट होगा। ए एक बार प्रेजेंट है, बी, फिर ए बी, फिर ए, फिर बी, ए बी, मतलब दोनों ही बराबर में है। दोनों में से कोई ना तो हार मान रहा है और ना कोई हार रहा है, मतलब दोनों ही अपने आप को बराबर बराबर में रख रहा है, सो भी बराबर कर रहा है। तो उस पोजीशन को कोडोमिनेंस कहते हैं। यहाँ क्या मेंडल ने क्या बताया कि जब दो एलील प्रेजेंट हो तो उसमें से कोई एक हार मान लेता है और दूसरा जीत जाता है, जैसे कि ये हार माना और ये जीता। लेकिन इसमें क्या हुआ कि इसमें दोनों ही अपने आप को कंप्लीटली अच्छे से शो कर रहा है और कोई यहाँ हार नहीं मान रहा है। तो इस पोजीशन को हम कोडोमिनेंस कहते हैं, जब दोनों ही बराबर बराबर अपने आप को शो कर रहा है। तो ये है कोडोमिनेंस, ये है कोडोमिनेंस। जो इसको तो पूछ दिए, ये है कोडोमिनेंस। तो यही है कोडोमिनेंस, जिसमें कि अपने आप को दोनों शो कर रहा है। तो और इसमें क्या है कि कोडोमिनेंस तो ये हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक आपको कोडोमिनेंस अच्छे से समझ में आया हो। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो कि लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक और ये है एक्सेप्शन है, वो उसको भी हम पूरे अच्छे से समझाने का कोशिश किए। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।